हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने टेंशन, नॉर्मल और कांस्टेंट इक्वेशंस, स्यूडो फोर्सेस वगैरह के बारे में पढ़ा है और हम लोग एक एवरेज तौर पर उन चीज़ों को अप्लाई करने भी जानते हैं। तो आज का जो मौका है धीरे से सिलेबस को आगे बढ़ाने का है और आज हम लोग इस फ्रिक्शन नाम के एक नए फोर्स के बारे में जानने जा रहे हैं। याद रखिएगा, क्लास 11th के हैं आप और क्लास 11th के जो कंसेप्ट हैं धीरे धीरे बहुत डीप होते जाते हैं और ये फ्रिक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको फ्रिक्शन के सवाल बनाने में आसानी होगी और आप आगे भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। आज हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, आप उन पॉइंट्स को सीखेंगे और पॉइंट्स को सीखने के बाद आप लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। सबसे पहली बात है, फ्रिक्शन क्या है भैया? तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, सीधी सी बात है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स ये होती है कि अगर आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया इस तरह से, ध्यान दीजिए, तो जब ये आपने फोर्स लगाया तो यहां पर आपने इसको छुआ। ध्यान दीजिए, मैं इसको अंगुली का एक फोटो बना रहा हूं। यहाँ पे अंगुली है आपकी, ये अंगुली है, आपके नाखून है। तो आपने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया जो आपने टच करके लगाया। तो टच करने से एक जो फोर्स लगता है उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो आप मुझसे कह सकते हैं कि सर पहले आपने नॉर्मल बताया था। नॉर्मल जो था इस कॉन्टैक्ट फोर्स का एक हिस्सा था। पहले हम लोग कह रहे थे टच और अब मैं कह रहा हूं कॉन्टैक्ट। तो टच करना अलग बात है और कसके छू देना, दबा देना अलग बात है। तो मान लीजिए मैं यहां पे देखूं तो इस तरह से हम लोगों ने एक फोर्स लगाया है, कॉन्टैक्ट तिरछा फोर्स लगाया है। इस फोर्स को हम आर कहते हैं। तो जब हम किसी चीज को दबाते हैं कसके तो हम लोग जनरली एक फोर्स लगाते हैं, इसको हम आर कहते हैं। और यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। आर के दो कंपोनेंट हैं। एक हिस्सा जो है नॉर्मल कहा जाता है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल होता है। और दूसरा जो हिस्सा है ये एक तरह का फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो अगर आप टेक्निकली समझें तो कॉन्टैक्ट फोर्स तिरछा होता है और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन। एक कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। ध्यान दीजिएगा। और ये जो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स है इसी को हम लोग प्यार से फ्रिक्शन कहते हैं। तो जाहिर है कि कॉन्टैक्ट फोर्स दो प्रकार के हुए। नॉर्मल के बारे में पढ़ चुके हैं, आज आप टेंजेंशियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने ली वो है कि भाई फ्रिक्शन होता है और ये टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स है। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शन के बारे में वो याद रखिएगा कि फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेसेस के बीच लगता है। एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस। ये बॉडीज से कोई खास मतलब इसको नहीं है, ये दो सरफेसेस के बीच लगता है जो टच हो रही हैं। दो सरफेसेस हैं आपस में, ये हमारा अंगूठा और एक और अंगूठा, यहाँ पे दोनों सरफेस टच कर गई। तो इस टच करने वाली, कॉन्टेक्ट वाली जगह पर उसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है। अब सवाल ये उठता है कि जब टच होता है तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि जब सरफेस टच होती है तो ये एक सरफेस है और ये सरफेस है। ध्यान दीजिए कि ये जो दो सरफेसेस हैं इनके टच करने से क्या होता है कि इनका जो सरफेस होता है ना, स्मूथ नहीं होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सरफेस स्मूथ नहीं है। तो जब सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो ये जो आपस में जो ये गड़बड़ियां है ना, रफनेस है, ये आपस में फंस जाते हैं और इसकी वजह से सरफेसेस आपस में उलझ जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, इस उलझने की वजह से इस सरफेस को ऐसे उठाना बहुत आसान है, पर ऐसे उठाने में दिक्कत होगी क्योंकि चीजें एक दूसरे में उलझ चुकी हैं। तो याद रखिए कि कांटों की तरह से सरफेसेस होती हैं, कांटे एक दूसरे में फंस जाते हैं और इसीलिए टेंजेंशियल मूवमेंट जो होता है उसमें दिक्कत होती है। नॉर्मल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो याद रखिएगा, एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन टच। क्यों होता है ये? नंबर 3 पॉइंट है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस के चलते ये एराइज होता है। एंड इट इज अबाउट टेंजेंशियल मूवमेंट। जब इन सरफेसेस को हम टेंजेंशियली मूव करेंगे
तब ये हमको डिस्टर्ब करेगा। नॉर्मल मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ध्यान दीजिए कि ये कलम और ये कलम दो कलमें हैं, जब मैं इन दोनों को ऐसे घिसता हूं तो ये टेंजेंशियल मूवमेंट है, इसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा, लेकिन ऐसे उठाने में फ्रिक्शन से कोई मतलब इसमें नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे टेंजेंशियल मूवमेंट करे तब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों ने तीसरी चीज देखी। चौथी चीज पे गौर कीजिएगा कि कांटेक्ट फोर्स जो लगा, हमने फ्रिक्शन के बारे में बात किया, ये फ्रिक्शन करता क्या है, किधर होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, फ्रिक्शन अपोज करता है। ध्यान दीजिएगा, लोग खासतौर पे बच्चे अक्सर बोल देते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। मोशन कभी भी नहीं बोलिएगा। फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज स्लिपिंग, स्लिपिंग या पॉसिबल स्लिपिंग। अगर दो सरफेसेस आपस में स्लिप कर रहे हों या स्लिप करने वाले हों तो फ्रिक्शन इस स्लिपिंग को अपोज करता है। ध्यान दीजिए, मेरी जो दोनों हथेलियां हैं ये मूव कर रही हैं, तो मैंने ये मूवमेंट किया, इसमें फ्रिक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हथेलियों को मैं स्लिप करने लगता हूं तो फ्रिक्शन इस स्लिपिंग को रोकता है। तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन अपोजेज स्लिपिंग, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट डज नॉट अपोज मोशन। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग को अपोज करता है। तो स्लिपिंग तो हमेशा टेंजेंशियल ही होती है, स्लिपिंग कभी भी ऐसे नहीं होती है। मैंने दोनों हाथों में जब स्लिपिंग होगी तो ऐसे होगी, तो जब ये ऐसे स्लिप करता है तो इसको अपोज करने वाला मोशन भी टेंजेंशियल ही होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल पार्ट है, नॉर्मल पार्ट नहीं, ये टेंजेंशियल काम करता है हमेशा। अगली बात पे गौर कीजिएगा, तो फ्रिक्शन जो है अपोज करेगा किसको भैया, स्लिपिंग को, पॉसिबल स्लिपिंग को अपोज करेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़े और देखें कि जब अब अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो ये है कि कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि भाई क्यों होता है, तो इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस के चलते होता है, सरफेस इंटरलॉक हो जाती है इसलिए होता है। और ये सब अभी किताब में आप देख सकते हैं बहुत सारी थियरी लिखी हुई है, उतने से हम लोगों को कोई विशेष सरोकार नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़े और देखें कि फ्रिक्शन कितने प्रकार के हैं। फ्रिक्शन कितने प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। चीजों को अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए। अगर आप इसको बोझा समझेंगे तो ये बोझा बन जाएगा। अगर आप दिमाग को खुला रख के सोचेंगे तो चीजें जो है साधारण तरीके से आपके दिमाग से निकलती चली जाएंगी। तो फ्रिक्शन कितने प्रकार के हैं, ठीक है, बहुत आसान। मेरे हाथ, ये जो हाथ है मेरा और ये हाथ, ये सरफेस दोनों आपस में टच में है। जब सरफेस टच में है तो इनके बीच फ्रिक्शन लग सकता है। जब सरफेस टच में है तो फ्रिक्शन लग सकता है। अगली बात, जब तक मेरे दोनों हथेलियां आपस में स्लिप नहीं कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, जब तक स्लिप नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स दे आर इन रिलेटिव रेस्ट, तब तक इनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब है सरफेस स्लिप नहीं कर रही है, तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आपने हम लोग नया वर्ड डाला अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इफ सरफेसेस आर नॉट स्लिपिंग, इफ सरफेसेस आर नॉट स्लिपिंग, अगर सरफेसेस स्लिप नहीं कर रही हैं, देन दिस फ्रिक्शन एक्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बताइए। जब मैं चलता हूं, आप भी चलते हैं, आप अपने जूते और जमीन को देखें, क्या आपका जूता आपके उस जमीन पे स्लिप करता है? जवाब है नहीं, जहां पर पैर रख देते हैं वहीं रहता है। इसलिए आपके पैरों और जमीन के बीच कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा। जैसे देख लीजिए, यहां पे सामने कुर्सी रखी है, खड़ी है जमीन पे, तो स्लिप तो नहीं हो रहा है, जमीन और कुर्सी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सामने एक वेबकैम पड़ा हुआ है, वेबकैम पड़ा हुआ है और क्या वेबकैम स्लिप हो रहा है? नहीं, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन है भैया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जहां स्लिपिंग नहीं हो रही है वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर होता है? याद रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू
एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल टेंजेंशियल, असल में उस फोर्स के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? तो एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर। एज फॉर एग्जाम्पल, आइए दिखाते हैं, लेकिन शर्त है कि सरफेस में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पे एक बड़ी बॉडी है, यहां पे कुछ कांटेक्ट हो गया, मैंने यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये नहीं खिसक रही है, ये स्लिप नहीं कर रही है। तो जब स्लिप नहीं कर रही है, इसका मतलब साफ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। कितने के बराबर? तो ये जो फोर्स आपने लगाया है ना, इतने के बराबर, इसलिए फ्रिक्शन कितने के बराबर होगा? 10 न्यूटन। आपने देखा यहां पे, अगर मैं यहां पे कोई फोर्स ना लगाऊं तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन 0 न्यूटन। अगर मैं फोर्स लगाता हूं 20 न्यूटन, फिर भी स्लिप नहीं हुआ, तो कितना फ्रिक्शन? 20 न्यूटन। अगर मैं 200 न्यूटन लगाता हूं और स्लिप नहीं हुआ है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है कितने के बराबर? 200 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक स्लिप नहीं होगा, और ये ठीक बाहर वाले फोर्स के बराबर और उल्टा होगा। बराबर और उल्टा होगा, इसीलिए तो स्लिप नहीं करता। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्रिक्शन बाहरी फोर्स के बराबर होता है। बाहरी फोर्स अगर 200 न्यूटन हुआ तो ये 200, वो 250 हुआ तो ये 250 हो जाएगा। मान लीजिए एक फोर्स ऐसे तिरछी लगी है, तो इसका जो कंपोनेंट है यहां पे, इसका जो कंपोनेंट है उसके बराबर होगा। यानी एक्सटर्नल फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लीजिएगा, उस टेंजेंशियल कंपोनेंट के ये बराबर होगा। तो जाहिर है कि जब बाहर वाला फोर्स बदलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बदलेगा। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इट्स वैल्यू वेरीज, इसका वैल्यू वेरी करता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी करेगा। बाहर वाले फोर्स को बदलेंगे तो ये भी बदलेगा, क्योंकि ये उसके हमेशा बराबर होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो बाहर वाले फोर्स को आप बढ़ाते रहेंगे तो ये वाला फोर्स भी बढ़ता रहेगा और इक्वल अपोजिट बना रहेगा। इसका वैल्यू वेरी करता है 0 टू अ मैक्सिमम। अब ध्यान दीजिए, आपने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन हो गया 200, आपने 250 लगाया तो फ्रिक्शन हो गया 250, आपने 300 लगाया तो वो 300 हो गया। तो देखिए कि फ्रिक्शन लगातार बदल रहा है, लेकिन फ्रिक्शन ये जो है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है और एक खास लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये फ्रिक्शन जो है 310 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये वाला जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन है, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो द मैक्सिमम लिमिट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन है। मान लीजिए मैक्सिमम 310 है, तो यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब आप बाहर जब 310 न्यूटन लगाएंगे तो ये वाला 310 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, बाहर वाला फोर्स लिमिटिंग वैल्यू पे आ चुका है। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन। बॉडी जो है जस्ट टू मूव है, मतलब 310 आपने बाहर से लगाया, 310 फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों बराबर है, जस्ट मूव करने को बॉडी है। दिस इज द कंडीशन कॉल्ड इंपेंडिंग मोशन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझ गए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब अगर इस फोर्स को आप 310 से ज्यादा बढ़ा देंगे, तो आपने बढ़ा दिया और ये तो बढ़ेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए क्या होगा। अब यहां जो इंटरलॉकिंग हुई है, उसी इंटरलॉकिंग की वजह से होता है ना। तो जब इंटरलॉकिंग हुई है तो 310 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाइएगा तो असल में जो इंटरलॉकिंग है वो खुल जाती है। अब ये खुल जाने की वजह से ये ब्लॉक आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और जब ब्लॉक आगे बढ़ना शुरू कर देता है तो इंटरलॉकिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। जैसे कि कोई कड़ी है एकदम कस के फंसी हुई है, और जब ये चलने लगेगा तो पूरी तरह से नहीं फंसेगा, आपस में लॉक नहीं होगा। इसीलिए जब ये स्लिप करने लगता है, जब ये फोर्स इस लिमिटिंग से ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी स्लिप करने लगती है, और स्लिप करने लगती है तो स्लिपिंग की कंडीशन आने लगी, तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रह जाता है। जब चीजें आपस में स्लिप करती हैं तो उनके बीच के फ्रिक्शन को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अब ध्यान दीजिए, मैं यहां पे फिर से इसको मिटा रहा हूं, अब आगे लिख रहा हूं, इफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है इज मोर
देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा देन स्लिपिंग चालू हो जाती है, बॉडी स्लिप करने लगती है, देन स्लिपिंग स्टार्ट्स, और तब जो फ्रिक्शन आता है न्यू फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या कहीं कहीं इसको आप डायनामिक फ्रिक्शन का भी नाम दे सकते हैं। तो जब चीजें आपस में स्लिप करती हैं तो इसको हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, यहां पे डायनामिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपने तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपने अभी अभी स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो रुकी हुई सरफेसेस में जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक होता है, उसकी वैल्यू इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होती है, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद ये फोर्स बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम 300 जो भी है इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब ये वाला फोर्स उससे बढ़ जाएगा तो चीजें जो है स्लाइड करने लगती हैं, और जब स्लाइड करती है तो उनके बीच के जो फ्रिक्शन होते हैं उनको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही होगा ना, क्योंकि ध्यान दीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब इसको खोलने के लिए, लॉकिंग खोलने के लिए मैक्सिमम ताकत कितनी लगानी पड़ेगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लेकिन जब एक बार इंटरलॉकिंग खुल गई तब तो पूरी तरह से लॉक ही कभी नहीं होगी, इसलिए जब लॉक नहीं होती है तो स्लाइड करता है, और स्लाइडिंग में चूंकि लॉकिंग इनकम्प्लीट होती है इसलिए स्लाइड करने के बाद फ्रिक्शन कम होता है। तो अगर आप एक बक्सा ले लें और उस बक्से को सड़क पर रस्सी से बांध के खींचने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि बक्से पे थोड़ा मोड़ा फोर्स लगाते हैं तो बक्सा हिलता भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपने फोर्स लगाया वो सीधे सीधे स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है और पूरी तरह से फोर्स बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप अपना फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वहां पे फ्रिक्शन बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। जब नहीं बढ़ेगा तो आपका तो फोर्स आप तो बढ़ा रहे हैं, इसलिए जिस मोमेंट पे आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा बॉडी चलना शुरू हो जाएगी, और जब एक बार बॉडी चलना शुरू हो जाएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा और क्या लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा तो ये कम होता है, इसलिए इस फोर्स को अपोज करना आसान होता है। इसलिए रुकी हुई चीज को चलाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहले से अगर चल रही हो तो उसको खींचना आसान होता है, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके अलावा एक और भी फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब चीजें एक दूसरे के ऊपर में रोल करती है ना तो उनके बीच भी एक प्रकार का फ्रिक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन सामान्यतः बहुत कम होता है, ये स्लाइडिंग और लिमिटिंग वगैरह के मुकाबले कम होता है। लेकिन सबसे कम जो होता है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी जीरो ऑल्सो, और कोई फ्रिक्शन जीरो होकर आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मिनिमम जो होता है वो जीरो से लेके लिमिटिंग तक होता है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी फ्रॉम द जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता, इट हैज अ रेंज। तो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में एक बेसिक तौर पे जान गए कि फ्रिक्शन जो है क्या होता है। फ्रिक्शन हमेशा चीजों को अपोज करता है। किसको अपोज करता है, तो स्लिपिंग को अपोज करता है। अब हम लोगों ने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देखा और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको देखा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया उसका डायरेक्शन क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक है तब तक तो मोशन नहीं है, तब किधर डायरेक्शन होगा? तो मोशन नहीं है तो पॉसिबल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन किधर की ओर होता है, पॉसिबल मोशन जिधर होगा। तो ठीक है, अभी तो कुर्सी रुकी हुई है, लेकिन कुर्सी में पॉसिबल मोशन किधर है? मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूँ पॉसिबल मोशन उधर ही जाएगा, तो उसके ठीक अपोजिट में होगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ये चाहता है कि मोशन चालू ही ना हो, इसलिए वो लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट होगा। जब स्लाइड हो रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा तो फिर जाहिर है वो किसके अपोजिशन में होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग को रोकना चाहता है, वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में स्लाइडिंग को रोके। तो चलिए अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल जरा देख लें कि किस तरह से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा। गौर कीजिएगा, ये बॉडी जो है 50 किलोग्राम की है और यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन। ये मूव नहीं कर रहा, बस सीधी सी बात मैं जानता हूं मूवमेंट नहीं है। तो बताइए तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा और कितना होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर होगा और कितना होगा? 100 न्यूटन के बराबर होगा। आप बात को समझ गए? उसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर मैंने 100 के बदले 200 न्यूटन लगा दिया बाहर से फोर्स,
फिर भी नहीं खिसका, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना, 200 न्यूटन लगेगा। 200 न्यूटन किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, क्योंकि पॉसिबल मोशन उधर है, उधर होने के चांसेस हैं, इसलिए ये इधर की ओर लगेगा ताकि मोशन चालू ही ना हो। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह की बातों पे। याद रखिए कि जो फ्रिक्शन मैंने आपको बताया, ये फ्रिक्शन कौन लगाता है, तो ये जो फ्रिक्शन भैया ये सरफेस लगाती है। तो सरफेस दो फोर्सेस लगाती है, इसका मतलब है कि एक तो फ्रिक्शन लग रहा है और एक नॉर्मल लगाती है, इसलिए याद रखिएगा सरफेस अब दो फोर्स लगाएगी, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सरफेस टोटल फोर्स कितना लगाती है, जैसे मान लीजिए कि ये 5 किलोग्राम की बॉडी है, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। क्वेश्चन होगा कि ये 5 किलोग्राम की बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन और ये मूव नहीं कर रही है, बस मैंने इतना ही बताया कि मूव नहीं कर रही है। तो मूव नहीं कर रही है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द टोटल फोर्स बाय ग्राउंड ऑन बॉडी। सीधा सा सवाल है, इसमें बहुत कोई भारी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मोशन नहीं कर रही, तो टोटल फोर्स बाय ग्राउंड ऑन दी बॉडी बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मोशन नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसमें जाहिर है कि एक फ्रिक्शन लग रहा है। कितने के बराबर फ्रिक्शन लग रहा है, 20 न्यूटन के बराबर लग रहा है, तभी तो मूव नहीं कर रही। और इसके अलावा ग्राउंड एक और फोर्स लगा रहा है, वो कितने के बराबर होगा, वो जाहिर है कि ये 50 न्यूटन वेट है, तो नॉर्मल किसके बराबर है, 50 न्यूटन के। और ये फ्रिक्शन कितने के बराबर है, तो 20 न्यूटन के। याद रखिए कि ये दोनों ही फोर्सेस ग्राउंड ने लगाए हैं, इसलिए ग्राउंड का टोटल फोर्स होगा 50 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, यानी 2900 का रूट, यानी 10 रूट 29 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा आगे से कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करने में सावधानी बरतिएगा। एन तो अलग है, एन को अलग से निकालना है आपको, और फ्रिक्शन को अलग से निकालना है। इन दोनों चीजों को अलग से निकालिएगा, तब एन और ये फ्रिक्शन दोनों को जब आप जोड़िएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तब आपको टोटल कांटेक्ट फोर्स मिलेगी। तो याद रखिएगा अब आगे से दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, एक टेंजेंशियल वाली जिसको फ्रिक्शन बोलेंगे, एक नॉर्मल वाली जिसके बारे में आप जानते हैं, और दोनों को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ गए। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिसमें हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे गौर कर लेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होता है उसमें दो बातें आपको ध्यान देनी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन उधर होता है सो दैट ये रिलेटिव मोशन को रोके। एज फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बड़ा ब्लॉक है, ध्यान दीजिए ये ब्लॉक इधर जा रहा है, इसमें इधर की ओर वेलोसिटी भी है, तो इस पे लगने वाला स्लाइडिंग फ्रिक्शन किधर होगा, तो स्लिप कर रहा है ना, ये बॉडी भी वेलोसिटी से जा रही है और ग्राउंड नहीं जा रहा, तो बॉडी भी से जा रही है, कौन, ये वाली बॉडी स्लिप कर रही है, तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन यहां पे लगेगा, किधर की ओर, पीछे की ओर। आप समझ गए ना कि स्लिप कर रहा है तो पीछे की ओर लगेगा। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, इसके ऊपर एक और बॉडी डाल रहे हैं, इसको 2v से चला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये v से चल रहा, ये 2v से चल रहा। अब बताइए, अब गौर कीजिएगा, सबसे पहले इस बॉडी पर यहां पर नजर डालिए, इन दोनों के बीच पहले पता कीजिए, आप इसको ना देखें, आप यहां इस सरफेस को देखें, इस सरफेस और इस सरफेस में स्लिपिंग किधर की ओर है। तो ऐसा कीजिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रख दें, अगर तो 2v माइनस भी करेंगे तो ये वेलोसिटी उधर होगी, इसके मुकाबले ये उधर स्लिप कर रहा है, इसलिए इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा, और चूंकि इसने इस पे फ्रिक्शन इधर लगाया इसलिए ये इस पे फ्रिक्शन इधर लगाएगी। देखिए ठीक से, इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगा, ये सरफेस आगे की ओर स्लिप हो रहा था। क्यों स्लिप हो रहा था, क्योंकि इसके मुकाबले वो तेजी से चल रहा था, तो ये सरफेस इस सरफेस पे आगे स्लिप हो रहा था, इसलिए इस सरफेस पर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, और ये सरफेस इसमें आगे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग्स में हुआ। अच्छा अब यहां सरफेस पे भी देख लीजिए, ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस पे आगे की ओर जा रहा है, इसलिए इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा और यहां पे एक फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। अब देख रहे हैं ना किस तरह से अलग अलग सरफेस पे अलग अलग फ्रिक्शन लग रहा है, और वो सारे फ्रिक्शन मिलजुल करके मामले को तय करेंगे, इसलिए हड़बड़ मत कीजिएगा, फ्रिक्शन के केस में डायरेक्शन मैटर करता है। तो अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन का बेसिक फंडामेंटल समझ लिया है। अगर कोई बोलेगा कि भाई
डिफिनीशन बताइए। तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन सरफेसेस टू रेस्ट्रिक्ट द स्लिपिंग। कभी भी मत बोलिएगा कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, हमेशा बोलिएगा फ्रिक्शन अपोजेज स्लिपिंग। फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करता है, स्लिपिंग या पॉसिबल स्लिपिंग। इसके बाद फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं आपको बता दिया। सरफेसेस अगर स्लिप नहीं कर रही हैं तो उनके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर सरफेसेस स्लिप कर रही हैं तो फिर ऐसे में स्लिपिंग के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, और हमने आपको ये भी बताया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। फिर एक रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी डिस्कस हुआ। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। अब जो है चीजों को देखना है, ध्यान दीजिए, हम लोगों का ये क्लास फ्रिक्शन का इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम जो बेस है, जो जीरो है, उस लेवल पे आपको रखूं और आपको बेसिक चीजें समझाऊं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किताब को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। इस क्लास को देखने के बाद किताबें आपको जरूर देखनी चाहिए। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग उसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन से पहले आइए हम लोग जरा सा फ्रिक्शंस के टाइप पर एक बार और गौर कर लें। फ्रिक्शन के टाइप के बारे में जैसे आपको बताया था मैंने, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। ये मास एम का कोई ग्राफ है, मान लीजिए इसको मैं चलाना चाहता हूँ, इस एफ फोर्स से चलाना चाहता हूँ, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा एक पीछे की ओर। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन और इस वाले फोर्स में कैसा ग्राफ है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, ये फोर्स जब जीरो है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और जीरो होगा। जब ये फोर्स थोड़ा बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसी के बराबर और उल्टा होगा, तो बराबर होगा, फिर बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहां, और वो भी 45 के एंगल से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन एक सीमा आएगी जब फ्रिक्शन उसके बाद नहीं बढ़ेगा। इस लिमिट को हम कहते हैं कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा। और ये जो इतने सारे जो वैल्यू हैं, ये कौन सा फ्रिक्शन है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अब हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये आपका फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर ये फोर्स इससे बढ़ गया तो अचानक से मोशन चालू हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ा सा घट गया। ये वाला जो फ्रिक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा, डायनामिक फ्रिक्शन ये वाली लाइन है, ये यहां पे जो आती है। और डायनामिक फ्रिक्शन कंटिन्यू कर जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो डायनामिक फ्रिक्शन का क्या होगा? तो ये तो भाई विवाद का विषय है, रिसर्च का विषय है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेटा लिए हैं। प्रैक्टिकली ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, जैसे जैसे स्लिपिंग की स्पीड बढ़ती है, डायनामिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता है। परंतु हम लोग कोई बहुत ज्यादा तेज स्पीड्स को डील नहीं करते, इसलिए जब हम लोग सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, तो उस हालत में हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो ये फ्रिक्शन आता है डायनामिक, उसको वेलोसिटी से डिपेंड नहीं मानेंगे। अगर आपको किताब में न बोला जाए तो आप मान के चलिएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो डायनामिक फ्रिक्शन है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे ग्राफ बना? ये पहले दोनों जीरो थे, फिर हमने जब इस फोर्स को बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ने लगा, इक्वल एंड अपोजिट था। यहां पे पहुंचा तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। इसके बाद अब ये नहीं बढ़ेगा, इसके बाद और फोर्स बढ़ाइएगा तो घट गया और बॉडी चलने लगी, और ये जो फ्रिक्शन नया वाला है इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो this graph represents how the friction, static, limiting and dynamic they play. अब आइए हम लोग लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहली बात, आपको किस फ्रिक्शन के बारे में जानना है? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो बाहर वाली सरफेस के बराबर होता है, बाहर वाले फोर्स के बराबर होता है। हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 100 हो गया। हमने 200 का फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 200 हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाहरी फोर्स के बराबर है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक बढ़ सकता है ये आपको नहीं मालूम। इसीलिए हम लोग इस लॉ को लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। यह लॉ आपको बताता है कि फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है। याद रखिए, फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं बताता, यह फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात बताता है। इसलिए याद रखिएगा, इट्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कहता है
द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेस के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, वो उनके बीच के नॉर्मल के प्रोपोर्शनल है। अब बात को समझे, बोर्ड और मेरे हाथ के बीच कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ये डिपेंड करेगा कि मैं उसको कितने जोर से दबाता हूं। मैं जितने जोर से दबाता हूं उतना नॉर्मल होगा और उतना ही ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकेगा। तो मैं अगर हाथ को बहुत धीमे से यहां रखता हूं तो आप देखिए हाथों को मूव करना आसान है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कम है। लेकिन मैं अगर जोर से दबा दूं तो अब मेरे हाथों को मूव करना इस पे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने जोर से दबा दिया तो नॉर्मल बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब मूव करेगा ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा नॉर्मल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और गौर कीजिएगा मेरी सलाह है कि आप हमेशा फ्रिक्शन मैक्स लिखिएगा, इस फॉर्मूले से हमें फ्रिक्शन मैक्स मिलता है। फ्रिक्शन मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, सो फ्रिक्शन मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू एक कांस्टेंट है, म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये उस सरफेस पे डिपेंड करता है कि भाई चिकना है कि रुखड़ा है कि रबड़ है कि लकड़ी है, उस पे डिपेंड करता है। सो दैट इज सरफेस डिपेंडेंट, किस तरह की सरफेस पर निर्भर है उस पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कभी भी भूल के भी फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन मत लिखिएगा, फ्रिक्शन मैक्स इज म्यू एन। तो फ्रिक्शन हमेशा जीरो से इसके बीच ही होगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शन एक्चुअल कितना होगा यहां पे ध्यान दे दीजिए, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन एक्चुअल कितना होगा, तो फ्रिक्शन एक्चुअल कितना होगा, फ्रिक्शन एक्चुअल जीरो से म्यू एन के बीच हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कितना, तो जो बाहर से जो आपने फोर्स लगाया है ना, उस फोर्स को देखिए, बाहरी फोर्स कितना है, उस फोर्स के बराबर जनरली ये रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल फ्रिक्शन निकालने के लिए एक शॉर्टकट भी है। ध्यान दीजिएगा कि टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स जो लगी है, टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स एंड ये म्यू एन में से जो कम हो उतना ही रहता है एक्चुअल फ्रिक्शन। चलिए, यानी ध्यान दीजिएगा कि इस सरफेस के लिए मैंने म्यू एन का वैल्यू निकाला है 60 न्यूटन मान लीजिए, और यहां पे 30 न्यूटन का फोर्स है, तो यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 हो सकता है, परंतु फोर्स मैंने 30 ही लगाया है, तो फ्रिक्शन कितना होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो 30 को देखिए, 30 इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड 60 न्यूटन इज द म्यू एन। इन दोनों में जो सबसे छोटा है फ्रिक्शन उतने ही के बराबर होगा, यानी फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, 30 न्यूटन के बराबर होगा। आप समझ गए, दिस एंड दिस दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, उन दोनों में जो छोटा मिलेगा एक्चुअल फ्रिक्शन उसी के बराबर होगा। और मान लीजिए इसी सवाल को हम लोग ऐसे करें कि यहाँ पे म्यू एन का वैल्यू 30 न्यूटन है और मैंने 60 न्यूटन अप्लाई कर दिया, तब तो भैया ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है और आपने 60 लगा दिया, तब तो बॉडी अब चलेगी, क्योंकि बॉडी में फ्रिक्शन तो घट गया, यही बढ़ गया है, तो फ्रिक्शन एक्चुअल इसी म्यू एन के बराबर होगा, क्योंकि कम यही है, इसलिए एक्चुअल फ्रिक्शन जो होगा 30 न्यूटन के बराबर होगा। तो इस बात को हमेशा समझ लीजिएगा कि ये फ्रिक्शन मैक्स है म्यू एन, एक्चुअल फ्रिक्शन इसमें और टेंजेंशियल वाली जो फोर्स है उसमें से जो कम होता है उसी के बराबर होता है। इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान दीजिएगा। दिस फॉर्मूला विल नॉट गिव यू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, दिस विल गिव यू अ लिमिट, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं जाएगा। तो पहला पॉइंट ही हम लोगों ने समझा इसको। और एक बात समझ लीजिए, नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां हर चीज नॉर्मल पे डिपेंड है। और मैं आपको एक बात याद भी दिला देता हूं, मेरे अनुभव से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नॉर्मल इज नॉट एट ऑल द mg, नॉर्मल निकालिएगा, हर केस में नॉर्मल अलग होगा, वो नॉर्मल निकाल के तब म्यू एन निकालिएगा। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता, क्योंकि इधर भी न्यूटन इधर भी न्यूटन,
तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए म्यू का वैल्यू आपको जनरली प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिए कि म्यू भी दो प्रकार के होते हैं। जब तक स्टैटिक है बॉडी तब तक म्यू एस कहते हैं उसको, म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी जब स्लिप करने लगती है तो फिर हम उसको म्यू ऑफ द डायनामिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो दो प्रकार के म्यू मिलते हैं जनरली, स्टैटिक वाला म्यू ज्यादा होता है, डायनामिक वाला म्यू कम होता है। लेकिन अगर आपको अलग अलग ना दिया जाए तो आप दोनों को बराबर मान के चलेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता चलता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक और हिस्सा है, वो कहता है कि द मैक्सिमम फ्रिक्शन doesn't depend on area of contact। एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं ना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी। इंटरलॉकिंग ज्यादा एरिया से नहीं मतलब, इंटरलॉकिंग की गहराई से मतलब होता है। इसलिए याद रखिएगा एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता मैक्सिमम फ्रिक्शन को, ये इंडिपेंडेंट है। बट ये कंसेप्ट लिक्विड के फ्रिक्शन पर अप्लाइड नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड चीजों के फ्रिक्शन पे ये नियम लागू है। जब उस समय पढ़ेंगे तो दूसरा केस देखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये नियम रहा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, क्या नियम है, एक्चुअल फ्रिक्शन कितना होता है। हमारे पास अब दो कंसेप्ट आ गए हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, एक्चुअल फ्रिक्शन अलग है, और तब एरिया पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो टीचर्स अक्सर पूछते हैं, ये बताइए भाई कि जब कीचड़ वगैरह होती है, गांव वगैरह, आप सब गांव गए होंगे, वहाँ पे सड़कें, मैं जब छोटा था तो गांव में सड़कें नहीं होती थी और मिट्टी जो है बहुत चिकनी रहती थी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर बहुत चिकनी मिट्टी है उत्तर बिहार के क्षेत्रों में, वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती थी। तो हम लोग अक्सर फिसल जाते थे, फिसल के गिर जाते थे बचपन में। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग फिसल कर क्यों गिर जाते थे? सबसे पहली बात, फ्रिक्शन अगर है तो क्या होता, फ्रिक्शन हमें स्लिप करने से रोकता है। तो उस कीचड़ में फिसल क्यों गए? इसलिए फिसल गए क्योंकि वहां फ्रिक्शन ही नहीं था। फ्रिक्शन रहता ना तो नहीं फिसलते। इसका मतलब है कि आप फिसले क्यों? फ्रिक्शन की कमी से। दूसरी बात, हम लोग ये देखते थे कि जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर फिसल जाया करते थे और बड़े लोग नहीं फिसलते थे। क्यों? क्या बड़े लोगों को ज्यादा चलने आता है और छोटे बच्चे चलना नहीं जानते? नहीं, छोटे बच्चों का एन कम है, इसलिए उनका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, तो वो फिसल जाते थे क्योंकि उनको फ्रिक्शन का सपोर्ट कम मिलता है। और बड़े लोगों का एन ज्यादा है, इसलिए उस बड़े आदमी पे ज्यादा फ्रिक्शन अवेलेबल है उसको चलने के लिए, इसलिए बड़े आदमी के फिसलने की घटनाएं कम होती थी और छोटे बच्चों के फिसलने की घटनाएं ज्यादा होती थी। फिर हम लोग नोट करते थे कि जब हम लोग हैंडपंप से पानी भर के जाते थे तो फिसल जाते थे, लेकिन अब दोनों हाथों में 2 बाल्टी पानी हम लोग टांग लेते थे और तब इसके बाद उसी कीचड़ वाले रास्ते पे चलते जाते थे। क्या होता था उस समय? पानी जब आप लेकर के जाते हैं दोनों हाथों में बाल्टी भर के, तब क्यों नहीं फिसलते हैं? इसलिए नहीं फिसलते क्योंकि जब आप बाल्टी को भर लेते हैं और दोनों हाथों में लटका लेते हैं तो क्या बढ़ जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब है स्लिपिंग के चांस कम हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ठीक से देख लीजिए, आपकी दीवार पे कैलेंडर लगा हुआ है, क्यों वहां पे लटका हुआ है? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा वो स्लिप कर जाएगा। कपड़े जो हमने पहन के रखे हैं हमारे बॉडी पे लटके हुए हैं, क्यों? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा कपड़े खुल जाएंगे क्योंकि वो स्लिप कर जाएंगे। दुनिया में हर चीज आपको जहां दिख रही है, इस रूम के अंदर पूरा भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, पुरानी धुरानी चीजें, गुलदस्ते हैं, कलमें हैं, किताबें हैं, ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह रखी हुई हैं। क्यों? फ्रिक्शन इनको स्लाइड करने नहीं दे रहा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा चीजें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, गिर जाएंगी, फिसल जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, हम एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन इज a very very important force. We are not at all agree that friction is an evil. Friction evil है ही नहीं। फ्रिक्शन ना रहे तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकेगा। एक दो कहीं कहीं खामियां हैं फ्रिक्शन में, जो कि भाई मशीनों में वियर एंड टियर होते हैं या वगैरह वगैरह, वो थोड़ी छोटी मोटी खामियां हैं। ज्यादातर आप देख लीजिए सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से ही अपनी जगह पर टिकी हुई हैं। इसलिए फ्रिक्शन, जब मुझे कोई कहता है कि भैया हाउ फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, मैं तो कहता हूं फ्रिक्शन इज नॉट एट ऑल एन इविल डियर, इट्स जस्ट लाइक गॉड।
वो आपको बचा के रखे हुए। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एनीवे तो फिर ठीक है, ये सब हल्की फुल्की बातें हो गई। जितना आप सोचेंगे आप उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया है, अब फ्रिक्शन के पॉइंट वाइज कंसेप्ट्स लेंगे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ और जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा वो और इंटरेस्टिंग और सुंदर होता चला जाएगा। तो फ्रिक्शन के अगले क्लास में हम लोग एक एक पॉइंट उठाएंगे और उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए 1 या 2 सवाल बनाएंगे उस कंसेप्ट के लिए, और इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। होपफुली 1 या 2 क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। मेरे साथ बने रहिए। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो उनको हमारे इस कार्यक्रम का, इस कोर्स का लिंक दे दीजिए ताकि सब पढ़ें और सब बढ़ें। थैंक यू।